हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा। ट्रीटमेंट के कार्य तेजी से सुनिश्चित किए जाए। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आते ही योजना पर किया जाएगा कार्य। उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं कराई जाएगी उपलब्ध। आईएमडी ने जारी किया अगले 4 दिन का मौसम अलर्ट। अगले दिनों में बारिश का पूर्वानुमान। बारिश के अलर्ट को लेकर सरकार चिंतित। जोशीमठ में दरार गहराने का है खतरा। जोशीमठ के हालातों पर काम कर रही है 8 एजेंसियां। निर्माण कार्यों में यूपीसीएल की महत्वपूर्ण भूमिका। विद्युत लाइन को कराया जा रहा है अंडरग्राउंड। लाइन अंडरग्राउंड होने से विभाग को मिलेगी राहत। विद्युत पोल हटने से बढ़ेगा शहर का सौंदर्यीकरण। देश भर में सुरेश चौहान जी के सपोर्ट में उतरे लोग। हिंदू संगठन ने किया सुरेश जी के समर्थन में प्रदर्शन। सुरेश जी के साथ खड़ा है पूरा हिंदुस्तान। हिंदू संगठन और रामनगर में बाघ को पिंजरे में किया गया कैद। पनौद नाले से मोहन तक बाघ का था आतंक। बाघों द्वारा 4 लोगों को बनाया गया था निवाला। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मरिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा है कि जोशीमठ में भूधसाव के कारण सभी तकनीकी संस्थानों एवं वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आते ही आगे की योजना पर तेजी से अब कार्य किया जाएगा। जोशीमठ के भूधसाव क्षेत्र के अध्ययन की फाइनल रिपोर्ट के बाद ट्रीटमेंट के कार्य तेजी से सुनिश्चित किया जाए, ये बात कही है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विस्थापना के लिए वहां के लोगों से मिलकर सुझाव भी लिए जाएंगे और जिलाधिकारी चमोली को स्थानीय लोगों से सुझाव लेकर शासन को जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने की भी बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र में जिन लोगों को विस्थापित किया जाएगा उनको सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्था भी प्रदान की जाने वाली है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के जिन शहरों में समुचित ड्रेनेज प्लान एवं सीवर सिस्टम नहीं है उनमें ड्रेनेज एवं सीवर सिस्टम के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना बनाई जाए। तो वहीं सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान की प्राथमिक जांच रिपोर्ट में जोशीमठ में रीस रहा पानी और एनटीपीसी परियोजना के टनल का पानी अलग अलग है। उन्होंने आगे कहा कि अन्य केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट एवं NHIA की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। आगे उन्होंने कहा कि जोशीमठ के भूधसाव प्रभावित क्षेत्र के 258 परिवारों को राहत शिविरों में ठहराया जाएगा। उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध भी कराई जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रभावित क्षेत्र में पानी का डिस्चार्ज एवं सिल्ट दोनों काफी तेजी से अब कम हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड में बदलते मौसम को लेकर राज्य सरकार चिंतित है। मौसम विभाग ने अगले दिनों में बारिश का पूर्वानुमान भी जताया
और बारिश के अलर्ट को लेकर राजस्व अब अलर्ट मोड पर आ गया है। जोशीमठ में हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। सीएम खुद जोशीमठ के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में हर बीतते दिन के साथ हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। सड़कों, मकानों और होटलों में दरारें चौड़ी होती जा रही है। मौसम विभाग की माने तो जोशीमठ समेत उत्तराखंड के अन्य पहाड़ी इलाकों में अगले 4 दिन तक बारिश हो सकती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से वापस देहरादून लौट आए और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को जोशीमठ के हालातों से अवगत कराया था। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। आपदा राहत हेतु केंद्रीय सहायता का अनुरोध किया। जोशीमठ के हालातों पर 8 एजेंसी काम कर रही हैं और जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी रिपोर्ट देखी है, उनको सारी बिंदुओं से मैंने अवगत कराया है। वैसे भी वो पहले से भी विज्ञ थे और उन्होंने हर संभव जो भी यहाँ के लिए सहायता चाहिए उसका हमको भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है कि केंद्र की तरफ से हर प्रकार की मदद दी जाएगी। और अभी सभी प्रकार के जो आकलन हैं वो कर रहे हैं। 8 एजेंसियाँ वहाँ पर अपना आकलन कर रही हैं, अपना सर्वेक्षण कर रही है। क्योंकि एक प्रारंभिक रूप से जो हम लोगों को अभी वहाँ के प्रभावित लोग हैं उनकी आवश्यकता के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, उनकी मदद के लिए जो भी चाहिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसी को लेकर अभी एक समीक्षा भी हमने रखी है। उसमें जो तात्कालिक रूप से और जो डेवलपमेंट हुए हैं उस पर बात करके हम लोग उसको आगे जो करना है उसको करेंगे। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को अवगत कराया कि जोशीमठ शहर जनपद चमोली का तहसील मुख्यालय और श्री बद्रीनाथ जी का शीतकालीन निवास स्थान है। सामरिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जोशीमठ मोटी परत के मलबे के ऊपर बसा है। भूस्खलन, भवनों में दरारों का इतिहास पुराना है। उन्होंने कहा कि अभी तक क्षेत्र का 25% भूभाग भूधसाव से प्रभावित है, जिसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 25,000 है और नगरपालिका क्षेत्र में दर्ज भवन की संख्या लगभग 4,500 है। उसमें से 849 भवनों में चौड़ी दरारें आ चुकी हैं। अस्थायी रूप से विस्थापित परिवार 250 हैं और प्रभावित परिवार व भवन निरंतर बढ़ रहे हैं, जबकि पुनर्वास के लिए 5 स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिनका भूगर्भीय परीक्षण किया जा रहा है। जोशीमठ में कुल 9 वार्ड में से 4 वार्ड पूर्ण रूपेण प्रभावित हैं, वहीं 8 केंद्रीय तकनीकी संस्थान प्रभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक परीक्षण भी कर रहे हैं। फिलहाल गृह मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड सरकार हर तरीके से तैयार खड़ी है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी और राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार मिलकर इस पर काम भी कर रही है। मौसम चूँकि अब ये तो एक प्राकृतिक वो है, लेकिन हम लोग हर प्रकार से तैयार हैं कि लोगों की जान माल की सुरक्षा हर स्थिति में करेंगे। ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं अब खबर जोशीमठ से है, जहां बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल श्रीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने आपदा को लेकर कई अहम बातें भी कही और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावितों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए विचार विमर्श कर रही है। दौरे के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता भी की है। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जोशीमठ हमारा एक पुराना शहर है और साथ ही यह धार्मिक स्थल भी है, जिसे बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और आपदा प्रभावित को सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। साथ ही जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं या जो लोग वहां के स्थायी निवासी हैं और वहीं रहना चाहते हैं, उनके लिए भी वन टाइम सेटलमेंट को लेकर सरकार अब विचार विमर्श कर रही है। क्योंकि जोशीमठ बहुत पुराना हमारा शहर है
और एक प्रकार से धार्मिक भी है, पर्यटक स्थल है। तो सरकार भी इस पर बिल्कुल विचार कर रही है, क्योंकि इंजीनियरिंग की टीम वहाँ पर पहुँच गई है और वहाँ पर जितने भी भूवैज्ञानिक हैं, केंद्र सरकार, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर भेजी है और उसका अध्ययन कर रही है। अध्ययन करने के बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे जोशीमठ को बचाया जाए, इस पर सरकार बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है। निश्चित रूप से जो लोग अभी प्रभावित हुए हैं, जो 700-800 परिवार प्रभावित है, उनको अभी राहत सामग्री उन तक पहुँचाई जा रही है, उनको शिविर में रखा गया है। उसके बाद जो लोगों का करें, कुछ लोग स्थायी है, उनके लिए तो बिल्कुल वहीं पर रहना चाहते हैं। वो भी जो बात कल हमने भी दी है, जो लोग बाहर के लोग हैं, कुछ लोग जिनका गांव दूसरे है, वहाँ पर अपनी बिजनेस करने के लिए, उनके लिए भी सरकार वन टाइम स्टेटमेंट वाली जो बात चल रही है, उस पर भी उन पर जल्दी से जल्दी उनको जो मुआवजा दिया जाए। तो वहीं अब बात करेंगे देहरादून की। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में यूपीसीएल ने भी अपनी भागीदारी अब सुनिश्चित करते हुए एडीबी के तहत स्वीकृत की हुई योजना में विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड करना शुरू कर दिया। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने कहा है कि विद्युत लाइनों के अंडरग्राउंड होने से जहां शहर में बिजली के पोल हटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उन बिजलियों के पोल पर भी होने वाले निर्माण से विभाग को बचत होने वाली है और विद्युत पोल हटने से शहर का सौंदर्यीकरण और अधिक बढ़ पाएगा। यूपीसीएल एमडी ने आगे कहा कि सड़क के चौड़ीकरण या फिर दूसरे निर्माण कार्यों के चलते अक्सर बिजली की लाइनों को शिफ्ट करना पड़ता था, जिसमें कई बार लगता है लागत से ज़्यादा खर्चा जो है वो आ जाता है। लेकिन अब बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड होने से उन सभी चीज़ों से विभाग को अब राहत मिल पाएगी। देखिए, स्मार्ट सिटी में भी एक योजना है जिसके अंतर्गत हम लोग एलटी और एचटी लाइन को अंडरग्राउंड कर रहे हैं। साथ साथ अभी एडीबी की एक महत्वाकांक्षी योजना हम लोगों को अप्रूव हुई है, जिसमें कि शहर की जो विद्युत आपूर्ति होगी अंडरग्राउंड केबलिंग के माध्यम से होगी। आरएनयूज लगेंगे, रिंग मेन यूनिट्स, जिससे बिजली में आए दिन जो इंटरप्शंस होते थे वो एक इंटरप्शंस नहीं होंगे। और जब रोड वाइडनिंग होती थी तो हर बार पोल को शिफ्ट करके बाहर की तरफ ले जाया जाता था, जिससे प्रदेश को और विभाग को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। सारा सामान वेस्ट हो जाता था, नए सिरे से उसकी कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था। एक बार कोई चीज अगर अंडरग्राउंड केबलिंग कर दी जाएगी तो उसके बाद दोबारा उस लाइन को शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे रेवेन्यू की भी बचत होगी, सौंदर्यीकरण भी होगा, थेफ्ट की में भी कमी आएगी, साथ साथ रिलायबिलिटी ऑफ जो। तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून में प्रेमनगर चौक पर आज भारतीय हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वदेश न्यूज और स्वदेश न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी के समर्थन में प्रदर्शन किया है। भारतीय हिंदू संगठन के प्रमुख गोविंद वाधवा ने कहा कि सुरेश जी जैसे हिंदू सम्राट देश की बहुत कम मिलते हैं और हम सबके लिए आइडल भी वो हैं। सुरेश जी के साथ हम और पूरा हिंदुस्तान हमेशा खड़ा है और हिंदू राष्ट्र की शपथ हम भी लेंगे। उन्होंने ये बात खुद कही है। देखिए, हम उस हर हिंदूवादी के लिए खड़े हैं यहाँ पर जो हिंदू हित की बात करेगा। सुरेश चौहान जी जैसा हिंदू हृदय सम्राट बहुत कम ही मिलते हैं। अगर हम आज उनके लिए नहीं खड़े होंगे तो उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाएगी। पूरे देश से, हर गांव से, हर शहर से उनके लिए आवाज़ उठेगी, क्योंकि वो हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए एक आइडल है। क्योंकि वह सदैव हमेशा, चाहे अपने चैनल में बात करते हो बेबाकी से, चाहे वो किसी कार्यक्रम में बेबाकी से बात करते हो, वो हमेशा हिंदू हित की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मगर जिस तरीके से हमारे देश का अंधा कानून, काला कानून, वास्तव में अंधा कानून है, काला कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बड़े भाई सुरेश चौहान जी को तलब किया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा। एक किस बात के लिए? क्या हम हिंदू राष्ट्र का सपना नहीं दे सकते? क्या हम अपने देश में हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते? तो वहीं अब खबर चमोली से है, जहां 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा बच्चों की देखभाल के साथ ही उनको प्रारंभिक शिक्षा भी दी जाती है। सरल अक्षरों और शब्दों की पहचान कराई भी जाती है। लेकिन बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस मिशन पर पलीता लगाने का काम थराली से किया जा रहा है। डुंगरी गाँव के दरमूला तोक में बच्चे खंडर में पढ़ने को मजबूर है। दरअसल पिछले लंबे समय से ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर
यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन अब तक भी भवन आधी अधूरी हालत में है और पिछले 5 सालों से आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य लटका हुआ है। हालात ये हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चे गांव के बारात घर में पढ़ने को मजबूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन अब घटती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि ग्रामीणों की ये मांग है कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य पूरा किया जाए ताकि गांव के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। आपको बताएं कि 5 सालों से निर्माण कार्य जो है वो अधर में लटका हुआ है और अब आंगनबाड़ी केंद्रों को लाभ मिले, ये बात अब गांव के लोग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की शिक्षा जो है मूल सुविधाएं होनी बेहद ज़रूरी है और बच्चे अगर शिक्षा से वंचित रहेंगे तो बच्चों का भविष्य किस ओर जाएगा, ये देखने वाली बात हो जाती है। और 5 सालों से चमोली में इस तरीके से काम लटकना सरकार पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। मैं ये कहूँ कि ये मतलब ब्लॉक स्तर से है, ये हमारे माध्यम से कुछ नहीं है। हमारे माध्यम से मतलब ये है कि स्वीकृत हो गया था भवन 17-18 में और ब्लॉक स्तर से ही ये भवन का निर्माण होना है ग्राम प्रधान के द्वारा। और हमने भी कई बार जो नई प्रधान थी उनसे भी संपर्क करा कि आंगनबाड़ी के बच्चों को दिक्कत हो रही है। जो पंचायत घर बारात घर में चलते हैं वहाँ पे लगातार चोरी हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने भी प्रधान को कई बार लेटर दिए हैं, उसका वहाँ पे कई बार सामान, हमारा जो विभागीय सामान है वो भी चोरी हो जा रहा। यहाँ पे मतलब मैं एक बार बैठक में समीक्षा बैठक हुई प्रमुख मैडम के उसमें, तो उस समय भी मैंने बात रखी थी कि मैडम हमारे ये भवन है ये पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि हमारे लाभार्थी को दिक्कत हो रही है इसमें केंद्र संचालन करने में। ये ब्लॉक स्तर से ही ये मतलब अधूरा भवन मतलब वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। केंद्र का काम पूरा नहीं हुआ। वो केंद्र का काम 2018 से लेकर अब 23 लग चुका है, पर अभी तक वो वैसे ही पड़ा हुआ है। इसलिए मुझे मजबूरी में बच्चों को यहाँ पढ़ाना पड़ा है और यहाँ मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, इतनी सारी कि मैं उतना बता नहीं सकती। 2-3 बार यहाँ चोरी भी हो चुकी है, कहीं सामान गोल हो चुका है, चोरी हो चुका है, उसका भरपाई कौन करेगा। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ बच्चों के साथ बारिश में उनको घर तक छोड़ने जाती हूँ, गोद में लाती हूँ। गर्मियों में यहाँ हर जगह सांप ही सांप निकलते हैं, दिखाई देते हैं। आप इनसे, ये सारे गांव वाले हैं, आप इनसे पूछ सकते हो अगर मैं कुछ भी झूठ बोल रही हूँ। आजकल भी बच्चे ठंडे से वैसे ही स्वेटर पहन करके वैसे ही मैं यहाँ पे स्कूल लगा रही हूँ। और यहाँ ऊपर जाने के लिए भी नहीं है, वहाँ छत है, वहाँ धूप है, पर सीढ़ियाँ मतलब उस लायक नहीं है जो हम उस पर जा सके। हर मतलब पानी भी नहीं है यहाँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में मतलब बच्चों को यहाँ पढ़ा रही हूँ। बस मेरी सरकार से ये विनती है, जल्दी से जल्दी मेरा केंद्र का कार्य पूर्ण हो सके, जिस कारण मैं बच्चों को वहाँ ले जा सकूँ। तो वहीं अब खबर रामनगर से है, जहां आतंक का पर्याय बने बाघ में से एक बाघिन को पिंजरे में कैद कर लिया गया। आपको बताएं कि पनौद नाले से मोहन क्षेत्र तक बाघ का आतंक बना हुआ था, जिसमें वन प्रभाग की टीम बाघों को पकड़ने में संयुक्त रूप से लगी हुई थी। और जून 2022 से बाघों के हमले यहां शुरू हुए थे, जिसमें बाघों द्वारा 4 लोगों को जो है निवाला बना लिया गया था और लगभग 2 से 3 लोगों पर बाघ के द्वारा हमला कर दिया गया। उन सभी को घायल को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। तब से ही बाघों को पकड़ने का प्रयास लगातार जारी था। बाघों को पकड़ने के दौरान 2 बाघों को ट्रैंकुलाइज करने के लिए इंजेक्शन भी दिए गए और ये बताया जा रहा है कि यह वही बाघिन है जिसने जो है लंगड़ाकर चलने का, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और अब इसे रेस्क्यू करके रेस्क्यू सेंटर की तरफ ले जाया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाघिन का रेस्क्यू किया गया और फिलहाल अब इसे रेस्क्यू करके रेस्क्यू सेंटर की तरफ ले जाया गया है। विभाग और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम बनाई गई थी और संयुक्त रूप से रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा था। तो इसमें आज जो हमने यहाँ पिंजरा लगाया था तो उसमें एक फीमेल टाइगर जो है वो ट्रैप हुई है, तो उसको जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम के द्वारा उनका परीक्षण किया गया है और इनको ढेला रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। अब खबर रुद्रपुर से है, जहां खाकी एक बार फिर से दागदार होती हुई नजर आई। जिनके कंधों पर अपराध रोकने की जिम्मेदारी थी, वही फरौती के लिए अपहरण जैसे संगीन अपराध में लिप्त निकले। जी हां, एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि हल्द्वानी की
मुखानी चौक में तैनात एक दरोगा के बेटे और रुद्रपुर कोतवाली में तैनात कांस्टेबल अपहरण का मास्टरमाइंड निकला है। पुलिस ने आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया और एसएसपी ने बताया कि इन आरोपियों ने सूरजपुर से एक युवक का अपहरण करने के बाद युवक को काशीपुर के हाईवे पर छोड़ दिया था और 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की गई थी। बाद में 50,000 में सौदा हुआ, जिसके बाद युवक को फ्लाईओवर के नीचे छोड़कर अपहरणकर्ता फरार हो गए थे। पुलिस ने विजय नेगी, सुमित और भूपेंद्र सिंह और पुलिस कांस्टेबल संदीप पाटनी को गिरफ्तार कर लिया है और कांस्टेबल 3 महीने से ड्यूटी से गैर हाजिर भी चल रहा था। पुलिस ने आरोपियों से फिरौती के 32,500 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। तो 5 लाख रुपए की रकम मांगी गई, इधर मेरा पैसा नहीं देते हो तो तुम्हें बंद कर देंगे, ऐसा कर इस प्रकार की करा। तो ये डर गए और बाद में ये बात करने गए तो फिर 50,000 की फिरौती भी दिया गया। बाद में जो है उनको बाद में जो है उस पैसे को लेके वो कुछ गायब हो गया और 2 लोग जो है पकड़ में आ गए मौके पे, ठीक है ना। और जो है उसके अलावा जो है इन्होंने पैसे का रकम देने के बाद उन्होंने उसको छोड़ भी दिया। बाद में हमें इन्हीं को वादी पक्ष को ही 2 लोग ये चिन्हित हो गए तो 2 को वहीं पे मौके पे पकड़ लिया। तत्काल उन्होंने पुलिस को फ़ोन भी कर दिया। तो इस प्रकार की घटना जो है बहुत ही हैरतन है और बहुत संवेदनशील है। इसको अत्यंत संवेदनशीलता के साथ मेरे द्वारा लिया गया और हमारी पूरी टीम द्वारा लिया गया, क्योंकि एक तो पुलिस का नाम जुड़ रहा था। तो तत्काल हमने विभिन्न टीमें गठित कर दिया गया और इन सबको पूछताछ करने पर पता चला कि हमारा ही एक निलंबित कांस्टेबल है संदीप पाटनी, वो और उसके साथ ही 4-5 लोग हैं। इनके द्वारा ये साजिश रचाई गई। एक व्यक्ति को पकड़ के इसको इस प्रकार के डरा धमका के इसको अपहरण कर लिया गया और पैसे भी ऐंठ लिया गया और पैसे ऐंठने के बाद उसको छोड़ दिया गया। ये संपूर्ण कॉन्स्पिरेसी को तत्काल हमने अनावरण कर लिया। विभिन्न टीमों को भेजकर, मतलब इन्हीं के निशानदेही में, जिनका हमने पकड़ लिया था पहले से ही, उनकी निशानदेही में और डिटेल्स हासिल करके विभिन्न टीमों को भेजकर मैनुअल और तकनीकी आधार पर 5 लोगों को कुल गिरफ्तार कर दिया गया है। और जो मेन अभियुक्त है, जो हमारा निलंबित जो है कांस्टेबल जो संदीप पाटनी की कब्जे से 32,500 रुपये कैश और उसके अलावा क्या बोलते हैं जो अपहरित नूर अली है ना, उसी का मोबाइल जिससे फिरौती का कॉल भी किया गया था और उसके अलावा एक और मोबाइल जिससे फिरौती का कॉल किया गया था और सिम भी, अपहरिता का सिम भी ये बरामद कर लिया गया है। तो चलिए बात करेंगे उत्तरकाशी की। जी हां, खबर उत्तरकाशी से है, जहां एक रिश्वतखोर डॉक्टर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर पशुपालन विभाग के बड़को नवो गांव में तैनात था। दरअसल 12 जनवरी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक शिकायत पत्र मिला था, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए बकरी पालन योजना में मिलने वाली सरकारी अंशदान का चेक देने के एवज में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोनिका गोयल द्वारा 8,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक रेणु लोहानी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपी पर संज्ञान लेते हुए जांच भी कराई गई है और जांच के दौरान शिकायती पत्र में लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं, जिस पर एक ट्रैप टीम का गठन किया गया था। फिलहाल विजिलेंस की टीम आरोपी डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। अब खबर कीछा से है, जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत परिवहन विभाग की टीम ने ट्रक और बस चालकों को जागरूक किया है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में दर्जनों निजी बस चालकों के नेत्रों की निःशुल्क जांच करते हुए HIV की जांच की गई है। ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन कार्यालय में ARTO विपिन कुमार सिंह के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने ट्रक चालकों को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से बताया और बस चालकों से यातायात नियमों के तहत वाहन चलाने की अपील भी की गई है। इस दौरान विपिन कुमार ने यातायात नियमों में संशोधन की जानकारी देते हुए जुर्माने और सजा के बारे में बस चालकों को जानकारी दी और शिविर में बस चालकों का परीक्षण करते हुए टेस्ट की जाँच भी की गई है। यहाँ पे ARTO BK सिंह जी आए हुए थे। उन्होंने जो सड़क सुरक्षा अभियान जो चल रहा है उसके अंतर्गत जो भी स्टाफ था हमारा, इनको सबको जागरूक किया और उसकी सारी जो भी उसकी नियम हैं वो सब समझाए गए और उन सब चीज़ों का पालन करने के लिए इनको सबको अवगत कराया गया। कुछ ऊपर शिविर भी चल रहा है, कोई जांच वगैरह की हुई है? वो सारी जांचें चल रही हैं, इन्हीं की तरफ से डॉक्टर आए हुए हैं, आइस वगैरह की और IHV सब तरह की जांचें हो रही हैं।
अब खबर पौड़ी से है, जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों और साथ ही कार्मिकों के लिए 4 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। जिला पंचायत रचना बोटेला ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत निर्वाचन प्रतिनिधियों और साथ ही कार्यशाला क्रमिकों के लिए 9 बिंदुओं को लेकर आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर स्वस्थ गांव, जल पर्याप्त गांव और आत्मनिर्भर गांव बनाने के लिए सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ग्राम पंचायतों का विकास सही से हो सके। वहीं अपर मुख्य अधिकारी सुनील कुमार ने भी बताया कि ग्राम पंचायतों में विकास करने को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण इलाकों में पेयजल, सड़क सुविधा, जो अन्य सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की, उसे लेकर सभी सुविधा मुहैया लोगों को हो सके और पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे पलायन पर भी अंकुश लग सके। के बाद डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और डिस्ट्रिक्ट के बाद डेवलपमेंट सभागार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। उसमें सभी जिला पंचायत सदस्य तथा रेखीय अधिकारियों को निमंत्रण दिया गया। सभी लोग उसमें शामिल हुए और इसमें 9 विषयों पर चर्चा की गई, जैसे स्वास्थ्य संबंधी, गरीबी संबंधी और ये स्वच्छता संबंधी आदि विषयों पर चर्चा की गई और आज उस प्रशिक्षण का समापन हो गया। जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनका स्थानीयकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि विकास के लक्ष्यों को हम तभी पा सकेंगे जब तक उसमें गाँव का सहभागिता ना हो। और गाँव जो है पंचायती राज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर गाँव में, तो गाँव के थ्रू जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको कैसे पाया जाए, तो सतत विकास के लक्ष्यों को 9 थीमों में बांट दिया गया है। तो 9 थीमों में वो 9 थीमें क्या हैं, कैसे पंचायतों को उसमें सहभागिता करनी है, कैसे पंचायत के थ्रू वो गोल हम अचीव कर सकते हैं, उस पर प्रशिक्षण 4 दिवसीय जिला पंचायत में आज प्रारंभ। तो वहीं अब खबर लालकुआ से है, जहां सर्द हवाओं से भरी ठंड भी गोला नदी संघर्ष समिति के सदस्यों के आंदोलन को सही डिगा पाई है। जी हां, आपको बताएं नहीं सही डिगा पाई है, क्योंकि समिति के सदस्य पिछले 40 दिनों से रॉयल्टी सहित खनन से जुड़ी कई मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि सरकार ने रॉयल्टी की दरें कम करने, आंदोलनकारियों को कुछ राहत देने की कोशिश की है, लेकिन आंदोलनकारी की ये जिद है कि जब तक उनकी सभी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक उनका ये जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। आपको ये बताते चले कि कुमाऊं की लाइफलाइन कही जाने वाली गोला नदी में खनन कार्य बंद रहने से राजस्व को भारी नुकसान हो रहा था। आंदोलनकारियों का ये कहना है कि सरकार को इस बड़े रोजगार को तुरंत प्रारंभ करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए और समान रॉयल्टी करनी चाहिए, जिससे दम तोड़ चुका गोला नदी से जुड़ा हुआ व्यापार पूरी तरह से पटरी पर आ सके। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर पहुंचकर गोला नदी में कार्य बंद रहने से राजस्व को नुकसान हो रहा है और साथ ही जो व्यापार है वो पटरी पर आ सके, उसके लिए ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो तस्वीरें उत्तराखंड की लालकुआ से संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा यह आंदोलन लगातार अब जारी है। गोला संघर्ष समिति, गोला खनन संघर्ष समिति का धन्यवाद देता हूँ, जिनके संघर्ष का आज परिणाम है कि काफ़ी हद तक रॉयल्टी में बराबरी की है इन लोगों ने, खनन और गोला की रॉयल्टियों में। और साथ ही अभी हमारी लड़ाई यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमारी परिवहन विभाग से लड़ाई है। परिवहन विभाग में हमारे जो अभी तो हमारी 5 सूत्री मांगों में एक ही मांग पूरी हुई है और ये सरकार ने इस काम को बहुत पहले कर देना चाहिए था। जो आज सरकार चाहती है इसको बहुत पहले जागना चाहिए था और इतना न नुकसान का, इतना राजस्व का नुकसान होता और न हम इतने बेरोजगार होते। लेकिन अब इसके साथ साथ जैसे जैसे लेट हो गए वैसे वैसे हमारी मांगें बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो है अक्टूबर में हमारी गाड़ियाँ रिलीज हो जाती थी, तो आज जो है जनवरी चले गई है और इन्होंने जो है आरटीओ विभाग ने जो है अक्टूबर से हमारी गाड़ियाँ कंप्यूटरों में रिलीज़ कर दी, जबकि हमने गाड़ी अभी निकाली नहीं है। तब से हमें पेनाल्टी पड़नी शुरू होगी, टैक्स बढ़ना शुरू हो गया। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सूरज न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।